पुलिस विभाग की अपनी एक प्रतिष्ठा और शान होती है। अनुशासन से बंधे पुलिसकर्मी दिन रात कानून व्यवस्था को बनाए रखने और जनता की सेवा में अपना जीवन गुजार देते हैं। लेकिन साहब, ये दरोगा जी तो बड़े रंगीले निकले। एक महिला कांस्टेबल से दरोगा जी ने पहले बलात्कार किया। महिला ने इंस्पेक्टर के खिलाफ अपहरण और रेप का मुकदमा लिखवाया तो उससे बचने के लिए दरोगा जी ने साजिश के तहत महिला से मंदिर में शादी कर ली। साथ ही साथ बाद में धर्म बदलकर निकाह भी कर लिया। किंतु भेद खुला कि दरोगा जी पहले से शादीशुदा हैं। अपने साथ धोखा होने पर महिला कांस्टेबल ने दरोगा जी की उच्च अधिकारियों से शिकायत की। दरोगा जी पहले सस्पेंड और फिर बर्खास्त भी हो गए, किंतु कानूनी दांवपेच का फायदा उठाकर दरोगा जी फिर बहाल हो गए। किंतु पीड़ित महिला ने हार नहीं मानी और पुनः पूरे मामले में उच्च अधिकारियों द्वारा जाँच की जा रही है। पेश है हमारे रिपोर्टर शांतनु मनोज की मुरादाबाद से एक विशेष रिपोर्ट। तो उसने अपना एक दोस्त का एक फ्लैट था, उसमें मुझे बंद कर दिया। मेरे जो फ़ोन थे वो भी छीन लिए। जब तक मैंने उस पर साइन नहीं कर दिया तब तक उसने मुझे वहाँ से लेके नहीं आया। वो तो कचहरी में ये मुझे लेके गया था और वहाँ पे इसने नशीली कोल्ड ड्रिंक मुझे पिलाई थी। जो मैं कचहरी में थी और कचहरी से ये मुझे अपने रूम पे लेके गया था। वहाँ पे इसने मेरे साथ में रेप किया था। उसके बाद मैं वीडियो बना ली थी और उसके बाद इसने बार बार, जब मैं पुलिस विभाग में भी आ गई हूँ, उसके बाद ब्लैकमेल करता रहा लगातार और मुझे रेप करता रहा बार बार। मैं बदनामी के डर से कुछ नहीं कह पा रही थी। इसने बोला था कि मेरी बीवी से मेरा तलाक का मुकदमा डला हुआ है और मैं तलाक होने जा रहा है। कभी कह देता है कि वो मेरी बीवी मर गई है। इस तरह की बातें करता है। क्या बोलूँ, मेरे पास ना तो अब पैसे हैं क्योंकि मैं सस्पेंड हो चुकी हूँ और मेरे घर वालों ने भी मेरे साथ छोड़ दिया है। इसने मतलब इतना अब मुझे प्रताड़ित किया है, नौकरी भी नहीं मुझे ये करने दे रहा है। तो मैं क्या करूँ? आत्महत्या करने के अलावा तो कुछ मेरे पास बचा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इशार न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं शारिफ खान। मैं अपनी खबर की शुरुआत सबसे पहले एक शेर से करना चाहता हूं। ए दर्द दिल बता कब तक तू कम ना होगा और दर्द तू देगा किसे जब मेरा ही दम ना होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े मंचों से ये दावा करते हैं, ये कहते हैं कि नारी शक्ति सर्वोपरि है और वो शक्ति हमारे देश की नारी शक्ति है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मीडिया की सुर्खी भी इसी बात को आगे बढ़ाती है कि नारी शक्ति आगे बढ़ जाए। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी नारी से कराना चाहते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, और वो कैसे, यह हम आपको बताते हैं। ये कहानी किसी और प्रदेश से आई महिला की नहीं है, किसी और देश से आई महिला की नहीं है। ये हमारे देश की, हमारे प्रदेश की एक ऐसी महिला की है जो अपनी ड्यूटी निभाती भी है, अपने परिवार को पालने के लिए मेहनत भी करती है और जिल्लत भी उठाती है। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आज रूमा चौधरी से ही मालूम करूंगा। आपसे यही जानना चाहूँगा कि क्या हुआ आपके साथ, क्या कहना चाहती हैं। ईशान न्यूज़ नेटवर्क आपके साथ है, आपकी बात को पहुंचाने के लिए हर वक्त खड़ा है। आप अपनी बात पहुंचा सकती हैं, क्या कहना चाहेंगी, शुरू से बताइए। जी, मेरा नाम रूमा चौधरी है। मैं मेरठ में महिला कांस्टेबल हूँ। मैंने इंस्पेक्टर लोकेंद्र पाल सिंह, जो कि पुलिस लाइन मुरादाबाद में तैनात हैं इस टाइम, उनके खिलाफ एक मुकदमा लिखवाया था 20 जनवरी 2018 में, जो बलात्कार का मुकदमा था। उस पर उन्होंने समझौता के लिए, दबाव बनाने के लिए बहुत कोशिश की थी। उसमें मुझे अपहरण करने की भी कोशिश की गई थी, जिसमें मैंने फिर एक मुकदमा और लिखवाया था जिसमें अपहरण का मुकदमा था। तो उसके बाद में उसने फिर बार बार मेरे ऊपर समझौता बनाने का दबाव डाला। फिर कुछ लोग मेरे पास आए थे जो पुलिस में अधिकारी थे, वो उन्होंने पैसे का ऑफ़र भी मुझे दिया था कि आप पैसे ले लो और इस मुकदमे को ख़त्म कर दो। मैंने उनको भी मना कर दिया था कि मैं ये मुकदमा ख़त्म नहीं करूँगी। तो उन्होंने, जब मैंने ये मना कर दिया पैसों के लिए भी और उसको जेल जाने की नौबत आ गई थी, तो उसके घर वाले फिर मेरे पास आए थे। मैं हॉस्टल में रहती थी, तो उसके जो माँ, 2 बहनें और एक बुआ, ये सारे लोग मेरे पास आए थे और इन्होंने मुझसे कहा था कि ये अपनी पत्नी को तलाक देगा और आपसे शादी करेगा। तो मतलब ये हॉस्टल में इतना वो कर रहे थे, तो मैंने उनको बोल दिया कि ठीक है, तुम ऐसा कर लेना। तो उसके बाद में ये लोग गए अपने घर पे और इन्होंने अपनी हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने मिलकर सहमति से तलाक का मुकदमा डाला था। उसके बाद इन्होंने फिर मेरे ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि आप जाइए कप्तान मैडम को मिलिए और बोलिए कि मैंने मुकदमा झूठा लिखवाया था। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, लोकेंद्र पाल सिंह जो
बर्खास्त इंस्पेक्टर थे, वो पहले थाना गलशहीद जो मुरादाबाद में पड़ता है उसमें पोस्टिंग थी, फिर बर्खास्त हुआ, फिर फ़िलहाल जो है वो बहाल हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई? आप पोस्टिंग में थी, आप कांस्टेबल थी उस वक्त जब इनसे आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई? उसके बाद इन्होंने कैसे आपको अपनी तरफ खींचा, कैसे किया? जी, जब मैं इसमें नहीं थी, पुलिस लाइन में नहीं थी, मतलब मेरी कोई भी इसमें ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, उस टाइम हमारा एक भूमि का विवाद चल रहा था। तो ये थाना प्रभारी था, थाना अघोता में। तो वहाँ पे इस मतलब हमारा भूमि का विवाद इनके थाने में चल रहा था। तो इन्होंने उस टाइम पे हमारी हेल्प की थी, और इनका हेल्प करने का उद्देश्य सिर्फ लड़कियों को बरगलाना होता है। और ये उस टाइम पे इन्होंने हेल्प की थी। उसके बाद इन्होंने हमारे घर पे आना, जब इन्होंने देखा कि लड़कियां हैं तो इन्होंने घर पे आना जाना शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने मतलब जो मेरे नाना जी थे उनको भी और हमारे घर वालों को बड़ा इम्प्रेस किया कि मैं तो बड़ा तुम्हारा हेल्प करने वाला हूँ। उसके बाद इन्होंने, क्योंकि मेरी जान को खतरा था, तो इसलिए इन्होंने कहा कि मैं इसको कचहरी में मैं लेके जाता हूँ। तो कचहरी में ये मुझे लेके गया था, और वहाँ पे इसने नशीली कोल्ड ड्रिंक मुझे पिलाई थी। जो मैं कचहरी में थी, और कचहरी से ये मुझे अपने रूम पे लेके गया था। वहाँ पे इसने मेरे साथ में रेप किया था। उसके बाद मैं वीडियो बना ली थी, और उसके बाद इसने बार बार, जब मैं पुलिस विभाग में भी आ गई हूँ, उसके बाद ब्लैकमेल करता रहा लगातार, और मुझे रेप करता रहा बार बार। मैं बदनामी के डर से कुछ नहीं कह पा रही थी। फिर भी धमकी भी देता था कि मैं तेरे बाप को भी मुकदमा लिखवा दूंगा, भाइयों पे मुकदमा लिखवा दूंगा, और तुम्हारी बहनों को उसमें वेश्यावृत्ति में नाम खुलवा दूंगा, उनकी शादी भी नहीं हो पाएगी, और तुझे पे मैं नौकरी पे नहीं रहने दूंगा। ये एक इंस्पेक्टर ये बात कह रहा है जी, कि जिनके कांधों पे जिम्मेदारी दूसरे को सुरक्षा पहुंचाने की है, वही लोग अगर धमकी देने लगे, ब्लैकमेल करने लगे, तो आखिर भरोसा किस पे किया जाए? उसके बाद क्या हुआ? जी, उसके बाद ये बार बार, क्योंकि मैं इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही थी, अगर मैं तभी इस पर मुकदमा लिखवा देती तो ये एफआईआर लगवा देता उसमें, क्योंकि ये वहाँ पे थाना प्रभारी था। इसलिए मैंने कुछ एक्शन नहीं लिया, और मैं अपना ट्रेनिंग पे आ गई थी। ट्रेनिंग पे भी ये लगातार आता रहा, बार बार मुझे ज़बरदस्ती कि मैं आ रहा हूँ, मुझे मेरे साथ में वहाँ चलना है, वहाँ चलना है। उसके बाद मैंने मना कर देती थी, तो फिर वीडियो की ये धमकी देता था कि मैं आके तुम्हारे यहाँ वीडियो वायरल कर दूंगा। जी, वीडियो वायरल कर दूंगा, और तुम्हारे यहाँ स्टाफ को सबको दिखा दूंगा, तुम नौकरी नहीं कर पाओगी। ऐसे ही लगातार ये इसी तरह की हरकतें करता रहा था। और बाद में जब मैंने मुकदमा लिखवाने के लिए वो किया, तो फिर इसने फिर भी ये धमकियाँ देता रहा। क्या आपको पहले पता था कि ये शादीशुदा है? पहले नहीं पता था, झूठ बोल रहा था ये मुझसे। अच्छा। इसने बोला था कि मेरी बीवी से मेरा तलाक का मुकदमा डला हुआ है, और मैं तलाक होने जा रहा है। कभी कह देता है कि वो मेरी बीवी मर गई है, इस तरह की बातें करता है। जो इनकी पहली वाइफ थी इंस्पेक्टर साहब की, जी, लोकेंद्र पाल सिंह जो इंस्पेक्टर हैं, इनकी जो पहली वाइफ थी, क्या उनसे भी आपका कोई बातचीत हुई? नहीं, मेरी कभी उसको ना मैंने देखा था, ना कभी बातचीत हुई थी। जिनके ऊपर आप आरोप लगा रही हैं, लोकेंद्र पाल, इनकी फैमिली मेंबर आपसे मिलने आए थे? जी, उनकी माँ और 2 बहनें और एक बुआ, वो लोग वहाँ पे आए थे। और उन्होंने बोला था कि आप जो है इनसे, ये अपनी बीवी को तलाक देगा और आपसे शादी करेगा। तो उन्होंने जाके मतलब वो तलाक तो डलवा दिया, मतलब 30 तारीख को वो तलाक डाला गया था। उसके बाद में इन्होंने बार बार मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि आप जाइए और कप्तान मैडम को बोलिए कि आपने ये मुकदमा झूठा लिखवाया है। मेरे मना करने के बाद में बोलते हैं कि जाके आप, ठीक है तो वहाँ चलिए, हाई कोर्ट में चलिए, और ये आप शादी कर लीजिए पहले मुझसे, और उसके बाद में फिर वहाँ हाई कोर्ट में बोल दीजिए कि ये मैंने मुकदमा झूठा लिखवाया है। तो मेरे मना करने के बाद मैंने कहा जब तक तलाक नहीं हो जाता है मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। उसके बाद इन्होंने, जब इनको लगा कि ये जेल जाने के लिए उनके वारंट निकल चुके हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं, तो इनको लगा कि अब हम झूठ बोलने का मतलब सहारा ले रहे थे। वो उन्होंने बोला कि वो मेरी पत्नी ने सुसाइड कर लिया है, जहर खा लिया है। तो मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ था, और मैंने इसके घर वालों से पूछा तो उन्होंने भी वही बताया मुझे। उसके दोस्तों से भी पूछा तो उन्होंने वही बताया, और उसकी वाइफ ने मेरे से कोई बात नहीं की। उसका नंबर भी मेरे पास नहीं था, नहीं तो मैं उससे, अगर वो जिंदा होती तो मैं उससे भी बात कर लेती। अगर मुझे नहीं पता तो मैं कैसे बात करती उससे। तो इन लोगों ने फिर मुझे वहाँ पे दुगड्डा दुर्गा देवी मंदिर में लेके गए ये लोग, और वहाँ पे कोट द्वार में उत्तराखंड में। तो वहाँ पे इन्होंने 30/4/2018 को मुझसे हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी। उसके बाद इन लोगों, ये जो इनकी बहन थी बड़ी वाली जो डॉक्टर हैं, उन्होंने बिजनौर में है, बिजनौर में थी उस टाइम, अब नहीं पता मुझे। तो उन्होंने मतलब मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करने के लिए दबाव बना रही थी वो।
दोनों ये बहन भाई। मुस्लिम रीति रिवाज से क्यों? अब ये तो उनका पता नहीं क्या उद्देश्य था, मुझे नहीं पता। मतलब एक हिंदू परिवार से होने के नाते, दोनों हिंदू परिवार से, मुस्लिम रीति रिवाज से शादी, मतलब इसमें भी कोई षड्यंत्र था? जी ठीक। तो इन्होंने दोनों बहन भाई ये बोल रहे थे कि मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करवा देते हैं यहाँ पे। तो जब मैंने इन बातों को सुना तो मैंने मना कर दिया कि मैं तो नहीं करूँगी, हिंदू रीति रिवाज से हो चुकी है, ठीक है, मैं ये नहीं करूँगी। उसके बाद में फिर जब मैंने इनकी बातें नहीं सुनी, मैंने बोला उनको कि मुझे मेरठ में छोड़ के आओ, तो ये मुझे सीधा लेके दिल्ली चले गए। अच्छा। दिल्ली में इन्होंने एक मुस्लिम लॉयर से मिले, साकेत हाई कोर्ट में जाके एक मुस्लिम वो थे वकील साहब, उनको इन्होंने पैसे वैसे दिए और उनको बोला कि धर्म परिवर्तन, मतलब दोनों का, मतलब उनका भी, इंस्पेक्टर साहब का भी और मेरा भी। ये धर्म परिवर्तन की बात कौन कर रहे हैं? इंस्पेक्टर लोकेंद्र पाल की बहन और इंस्पेक्टर वो लोकेंद्र ये कह रही है कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए। जी। अच्छा, फिर? तो उन्होंने फिर जो वकील थे वहाँ पे, बहन नहीं गई थी उनकी वहाँ पे, बस वो इंस्पेक्टर था, इंस्पेक्टर और मैं और कुछ लोग और थे जिनको मैं नहीं जानती थी। उन्होंने उस जो मुस्लिम वो थे वकील साहब, उन्होंने उनका धर्म परिवर्तन कराया, उसका भी और मेरा भी, जबरन। अच्छा जी। मतलब एक हिंदू लड़की, एक हिंदू लड़के का, चाहे वो इंस्पेक्टर हो या कांस्टेबल हो, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मतलब क्या है? मतलब किसी कोई साजिश के तहत या एक मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करना था? जी, इनका मैं आगे बताती हूँ। उसके बाद इन्होंने अपना नाम उसमें अरमान रखा था और मेरा नाम आयत उसमें रखा गया था। उसके बाद में इन्होंने फिर पहले धर्म परिवर्तन कराया था, उसके बाद फिर इन्होंने उसमें एक वो थे जो निकाह कराते हैं, वो आए थे जी, उन्होंने निकाह कराया था और मैंने फिर उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, तो उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं दिया था। अच्छा, आप ये जो सब कर रही थी वो इसलिए कि आपकी इज्जत बच जाए, जो बचा है उसे समेट के आप रख लें, इस वजह से आप ये सब कर रही थी, ठीक है? तो इन्होंने उसमें वो कोई डॉक्यूमेंट्स ना तो वकील साहब ने मुझे दिया, ना इन्होंने दिया। वो जब मैंने उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे तो उन्होंने 50,000 रुपये मुझसे मांगे। 50,000 रुपये? जी, डॉक्यूमेंट्स देने के लिए। फिर 50 से घट के वो 35,000 तक पे आ गए थे। तो मेरे पास 35,000 रुपये भी नहीं थे, तो मैंने उनको मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मुस्लिम रीति रिवाज में जब कोई शादी होती है या निकाह होता है तो डॉक्यूमेंट्स के जो कॉपी होती है वो सिर्फ एक निकाह नामे की रसीद होती है और उसके लिए इतने पैसे कोई चार्ज नहीं करता है। तो उन्होंने मुझे नहीं दिया, तो मैंने फिर इंस्पेक्टर साहब को बोला कि आपके पास होंगे पैसे तो आप ले लीजिए, मुझे उसकी कॉपी दे दीजिए, क्योंकि कोर्ट में जो केस लगे हुए हैं वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ सकती है इन चीज़ों की। तो उन्होंने मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया। उसके बाद फिर मुझे पता चला, फिर ये मुझे वहाँ से लेके गया हाई कोर्ट इलाहाबाद, ठीक, वहाँ से जबरन मुझे लेके गया ताकि मैं इससे जबरन वहाँ पे उस पर डॉक्यूमेंट्स पे साइन करा सकूँ, जिससे मैं स्टे मुझे मिल सके। तो वहाँ पे मुझे बार बार मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स थे जो सारे इंग्लिश में थे और मतलब इतनी इंग्लिश मुझे भी नहीं आती है कि मैं सारे पढ़ पाती, और इतनी लैंग्वेज जो वकीलों की होती है वो भी मुझे नहीं पता थी। तो मैंने उसको बोला कि मैं अपने वकील साहब को इन्हें दिखाना चाहती हूँ, पढ़ाना चाहती हूँ। तो उसने मुझे वो ना ही पढ़ाने दिए, ना ही किसी को दिखाने दिया। मैंने मना कर दिया, मैं इस पे साइन नहीं करूँगी। तो उसने अपना एक दोस्त का एक फ्लैट था, उसमें मुझे बंद कर दिया, मेरे जो फ़ोन थे वो भी छीन लिए। जब तक मैंने उस पर साइन नहीं कर दिया तब तक उसने मुझे वहाँ से लेके नहीं आया। वो उस पर पता नहीं क्या लिखा था, मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ था उसमें। तो जब मैंने उस पर साइन कर दिए थे तो इसको 1 महीने का स्टे मिला था, उस रेप के केस में स्टे मिला था। तो उसमें फिर वहाँ से आने के बाद मुझे पता चला था, जब ये मुझे लेके आ गया मेरठ और अपने आप चला गया नोएडा, तो मुझे तब पता चला था कि इसकी वाइफ जिंदा है। अच्छा, उससे पहले ये बताया गया था कि इनकी वाइफ मर चुकी है। जी, ये तो भी एक फ्रॉड के जरिए जी आपको भ्रम में रखा गया। जी, ठीक है। तो वहाँ पे तब मुझे पता चला कि ये जो मुस्लिम रीति रिवाज से शादी क्यों की गई थी। तब इसने, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आप सुन लीजिएगा। उसमें बोल रहा है कि इसलिए शादी की थी, हिंदू रीति रिवाज में एक बार मतलब शादी हो जाए तो दूसरी नहीं कर सकते हैं, मुस्लिम लॉ में कर सकते हैं ऐसा, इसलिए उसने शादी की थी। मतलब है ना, मेरी बीवी है भाई। आपकी बीवी गीता है, ठीक है, वो आपकी बीवी नहीं है। नहीं है, ठीक है, आपके बीवी बच्चे हैं और गीता है आपकी बीवी। मेरी बहन आपकी नहीं बीवी है, नहीं कुछ नहीं है, ठीक है। पता नहीं किन बीवियों को बीवी बनाओगे आप। अच्छी बात करती है आपकी। कोर्ट मैरिज कर रखी है, मजाक छोड़ना कर रखा है। कौन कह रहा कोर्ट मैरिज हो रही है? मेरे पास सर्टिफिकेट है।
अच्छा हाँ अच्छा हाँ हाँ, अच्छा क्या पूछिए ना अच्छा। इसमें भी। शादी एक हाँ? बार होती है, ठीक है, ये ना कि किसी से भी शादी कर लो। तो मुसलमान बन के कर रखी है ना। तुम तो पता नहीं क्या बन जाओगे, मैं तुम्हारा क्या भरोसा, कुछ ही मैं बन जाओगे तुम तो। अरे मैं अरमान हूँ, ये आयत है, मुसलमान बन के कोर्ट में आप शादी कर मुझे रखी है, तो उल्टी सीधी ऐसे नहीं मत कर पढ़ाओ, रखी। ठीक है, आप मेरा दिमाग खराब कर रहे हो बेमतलब की, ठीक है, मुझे अच्छा ये सुनो, कहानी मत बताया मैं करो मुझे। सुनो सुनो सुनो, हम्म, ठीक है एक बात सुन लो आप। मैं आपसे चलो ठीक ठाक छोड़ो। बात कर रही हूँ, सब बात ठीक है, पर हाँ मुझे ये ठीक है, कहानी सुन मत तो लो, बताया एक बात करो। सुन तो लो। हम्म, ये अरे तुम्हें इसका मतलब मालूम ही नहीं है। मुझे क्या मालूम नहीं है, मुझे हर बात मालूम है, ठीक है। तुम्हें पता है हम मुसलमान बन चुके हैं, मालूम है। अच्छा हाँ तुम्हें अच्छा। पता है, मेरे पास दिल्ली कोर्ट के पेपर है, हम मुसलमान बन के शादी कर चुके हैं, पागल। अच्छा इसीलिए कि हिंदू हिंदू बन के शादी नहीं कर सकते। अच्छा हिंदू धर्म में दूसरी शादी नहीं कर सकते ना, तलाक लिए ना। इसलिए हम लोग मुसलमान बन के कोर्ट में दोनों धर्म परिवर्तन करके शादी कर चुके हैं। एक बार चीजें देखने दिखा दो। ठीक, पहले शादी करी थी हिंदू रीति रिवाज से, ये फिर करी थी मुस्लिम रीति रिवाज से। ऐसा है, ये बात मुझे मालूम है, ठीक है यार, ऐसा कोई धर्म फिर परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, जैसा तुमने कर दिया ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ ना होता। अरे कोर्ट के पागल हो क्या, बिल्कुल बेवकूफ हो, मोहर लगी हुई कोर्ट के पेपर है, बेवकूफ मजाक आप हो, नहीं है। ठीक हो, बेवकूफी आपने करी है, मैंने ना करी, मुझसे मत कहो। वो वाली बात है, उल्टे काम करो और फिर किस तरह मतलब ये बोल रहे हो कि मैंने बहुत अच्छे काम कर दिए है ना। अच्छा ये बताओ मुझे, जब कोर्ट के पेपर है तो मैं कुछ नहीं जानती है, ना मैं इन चीजों को मानती, ठीक है। तुम्हारे तुम्हारे मानने से क्या होता है अभी, जब कोर्ट के पेपर है? अगर सीधे लफ्ज़ों में मैं कहूँ तो ये एक मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करना भी है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम में 4 शादी या 6 शादी कर लें। मसला ये है कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी में एक शादी हो चुकी है तो दूसरी जब कर सकते हैं जब आप पहले से खुश ना हो। खुश का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके बच्चे नहीं हो रहे हों, मान लीजिए आपकी बीवी किसी कारणवश बीमार हो गई हो और वो आपको इजाज़त दे दे, यानी कि जो पहली बीवी है अगर वो इजाज़त दे देती है तो ही दूसरा निकाह कर सकते हैं। इस तरीके से आप 1 या 2 निकाह कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि साहब मुस्लिम कम्युनिटी में इतने निकाह हो सकते हैं तो मैं कर लूँ और हिंदू में नहीं हो सकते हैं तो मैं हिंदू को छोड़ के मुस्लिम कम्युनिटी में आ जाऊँ। ऐसा कतई नहीं, ये सिर्फ एक बदनाम करने की साजिश भी हो सकती है। आगे बताइए मैम। उसके बाद जब इसको पता चला कि मुझे स्टे मिल चुका है 1 महीने का, तो उसके बाद इसने अपना वो तलाक का मुकदमा भी वापस ले लिया है। और इसने मतलब अब बार बार मुझे धमकी दिलवा रहा है कि मैं मतलब मर्डर, मुख्तार अंसारी और पता नहीं अमित राणा है कोई बागपत में, उनके नाम की मुझे धमकी दी गई थी जान से मारने के लिए। मुख्तार अंसारी जो फिलहाल जी वही जेल से भी पंजाब जेल से जो है हाँ, वो ये यूपी जेल शिफ्ट हुए। 2018 में ये लखनऊ में बंद थे ना, तब ये उससे मिल के आया था। मुख्तार अंसारी जो विधायक हैं, जो भी हैं, मैं इतना उनके बारे में जानकारी नहीं है मुझे, पर वो जेल में बंद थे उस टाइम और ये उससे मिल के आया था। ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये कोई छोटा मोटा केस नहीं लगता। जो एक इंस्पेक्टर रैंक का बंदा एक मुख्तार अंसारी से मिलने जाए, इसके पीछे भी कोई राज होगा, ये विभागीय कार्रवाई आगे बताएगी। जिससे आपको इस समय पता होगा हमारे देश में एक माहौल बन गया है जी नारी सशक्तिकरण, जी महिलाओं को सम्मान दिलाना, उनकी रक्षा करना, मीडिया की भी ये सुर्खियाँ रहती हैं। तो आप एक महिला होने के नाते कैसा फील करती हैं? मैं तो खुद उसमें महिला कांस्टेबल होने के बाद भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। मुझसे तो कोई, मुझे तो महिलाओं जैसा बर्ताव भी नहीं करता है, मुझे तो सिर्फ महिला कांस्टेबल समझा जाता है। अधिकारियों की भी अच्छी वो नहीं होती है, तरीके से बात भी नहीं करते हैं, बस ये अनुशासनहीनता दुनिया भर के वो लगा देते हैं आरोप हमारे ऊपर। तो इसलिए हम कोई भी कदम उठाने से पहले डरते हैं। अब आप क्या चाहती हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैं तो यही चाह रही हूँ कि योगी जी भी मेरी बात को सुने और समझें कि महिला कांस्टेबल ना समझ के मुझे एक महिला समझा जाए। अधिकारियों से भी मेरा निवेदन यही है कि मुझे इतने अनुशासनहीनता के आरोप ना लगा के कम से कम एक महिला की तरह तो सुना जाए।
अच्छा, आप मूल रूप से निवासी कहाँ की हैं? बुलंदशहर की। अच्छा, बुलंदशहर की हैं। तो अब यहाँ तक जो कार्रवाई हुई है, जो पुलिस विभाग की कार्रवाई हुई है, उससे आप कितनी संतुष्ट हैं? अभी तो मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिल रही है, क्योंकि मैंने जो ये मुकदमा इसके ऊपर पहले जो चल रहा है, जो रेप का मुकदमा चल रहा है और अपहरण का मुकदमा चल रहा है, वो तो चल ही रहा है, पर इसमें मैंने दूसरी शादी के लिए जो कप्तान साहब के पास में या मुरादाबाद में ईमेल किया था एक, उसके ऊपर इन्होंने फिर संज्ञान लिया था, उस पर जांच भी चल रही है, मैंने वो भी दिया है, सारे बयान भी दे चुकी हूँ, सबूत भी दे चुकी हूँ, पर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई है। तो एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, कहने को मुझे पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपकी आवाज़ को अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। जी। क्या आगे लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? क्योंकि आपकी लड़ाई के जरिए ही दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। अब मैं क्या बोलूं, मेरे पास ना तो अब पैसे हैं, क्योंकि मैं सस्पेंड हो चुकी हूँ, और मेरे घर वालों ने भी मेरे साथ छोड़ दिया है। इसने मतलब इतना अब मुझे प्रताड़ित किया है, नौकरी भी नहीं मुझे ये करने दे रहा है, तो मैं क्या करूं? आत्महत्या करने के अलावा तो कुछ मेरे पास बचा नहीं है। अगर किसी के दिल में ये महसूस हो जाए कि हम सामने वाले को अपनी माँ, बहन, बेटी समझें, तो शायद इतने बड़े बड़े क्राइम, बड़े बड़े अपराध ना हो। लेकिन रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो दोष किसको दीजिएगा? तो ये थी हमारे साथ रूमा चौधरी, जिन्होंने अपने दर्द को इस तरह बयान किया है जैसे कोई भूखा आदमी अपनी भूख को बयान करता हो। मैं एक शेर के साथ अपनी इस बात को ख़त्म करूँगा कि सुना था मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, लेकिन यहाँ तो लगता है अपना आप को बचाने के लिए कोई भी काम जायज़ हो सकता है, चाहे वो मुस्लिम को बदनाम करना हो, एक लड़की का धर्म परिवर्तन कराना हो, या और भी कोई हथकंडे हो। ईशान न्यूज़ नेटवर्क की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।